दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 6। इसमें हम सूफी काव्य यानी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही या कुतुबन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। दोस्तों हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो याद रखिएगा, हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं और इनकी रचना चंदायन है। अगला प्रश्न है सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से, इसमें ग्रंथ और उनके रचनाकाल का। तो देखिए चंदायन का जो रचनाकाल है 1379 ईस्वी है। मृगावती इसका रचनाकार 1503 ईस्वी है, जबकि दोस्तों आप देखिए कि आचार्य शुक्ल जी इसको 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती का रचनाकाल 1545 ईस्वी है और पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी है। तो सही उत्तर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती और इंद्रावती। तो सही उत्तर है यूसुफ जुलेखा। दोस्तों सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। इसकी रचना 1790 में नवाब शेख निसार ने की थी और कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। और इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है और कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नाम के व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृत में आसफुद्दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाहे वक्त थे और यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भंडार है। दोस्तों पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा और इंद्रावती की रचना 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा की गई है। सामान्यतः मृगावती 1503 की रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1501 ईस्वी की मानते हैं और पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो याद रखिएगा सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। और दोस्तों यूसुफ जुलेखा के रचनाकार कौन हैं, तो ये हैं शेख निसार। अगला प्रश्न है सूफी काव्य की परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो आप जानते हैं दोस्तों सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है और प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएँ लिखी हैं और ये प्रेम गाथाएँ फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। तो सूफी प्रेमाख्यानक भाषाओं रचनाओं की भाषा जो है वो अवधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। तो सही उत्तर है समासोक्ति।
देखिए दोस्तों, सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन समासोक्ति जो है ये महत्वपूर्ण है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? देखिए, मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास और कुतुबन। तो दोस्तों, संत नामदास ये सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान शेख, नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि नामदास सिख संत थे। अगला प्रश्न आपको बताना है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। तो सही उत्तर है सूरदास। दोस्तों, सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया। तो सही उत्तर तसव्वुफ दर्शन। दोस्तों, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है और सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता होती है। जिन लोगों के बारे में ये शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा के प्रेम के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। सूफियों ने दुनिया को प्रेम और अमन की तालीम दी। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिले हैं: चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सोहरावर्दी सिलसिला। अगला प्रश्न है, अनलहक। अनलहक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, इसकी घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंसूर। दोस्तों, अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अनहलक यानी मैं ही सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उनके गुरु जुवैद थे, उन्होंने अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि उदधि आई तेई बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रची गई हैं। उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। और इन कवियों के रचयिता जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं और ये काव्य पंक्तियां पद्मावत महाकाव्य से ली गई हैं। पद्मावत 57 खंडों में विभक्त महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कुतुबन को। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने मृगावती जो कि 1501 में और अधिकतर कवि इसको 1503 का मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचनाकार कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार और नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। और कुछ अन्य जानकारी आपको बता दें दोस्तों, भक्तिकाल की प्रेमाख्यानक परंपरा के ग्रंथों में मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा जो कि 1500 ईस्वी में है इनको प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन जो कि 1379 का ग्रंथ है इसको पहला ग्रंथ या प्रेम काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। चंदायन 1379 की कृति है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ये इम्पॉर्टेंट है। तो सही उत्तर है मृगावती। मृगावती की रचना दोस्तों कुतुबन द्वारा की गई है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा या प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि मानते हैं और उनकी रचना जो है मृगावती, तो मृगावती को वो 1501 ईस्वी की रचना मानते हैं और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं।
अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, कुतुबन के गुरु जो हैं वो चिश्ती वंश के शेख बुरहान हैं। यद्यपि त्रुटि के कारण दोस्तों मध्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इसको बाहर कर दिया है। शेख बुरहान, देखिए शेख बुरहान, यहाँ पर शेख बूढ़न दिया गया है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको बाहर कर दिया है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु को चिश्ती वंश के शेख बुरहान को माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो आप सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेख बुरहान। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है और मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधी का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधी और अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि हैं और मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की थी। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और ये प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, देखिए ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन है कामवती, मुग्धा, उर्मिला या देवयानी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवयानी। देखिए दोस्तों, ज्ञानदीप जो है वो सूफी काव्य प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता शेख नबी हैं। इस काव्य की नायिका देवयानी और राजा ज्ञानदीप हैं। शेख नबी को जहांगीर का समकालीन कवि माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए। तो ज्ञानदीप जो है ये दोस्तों ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की जो नायिका है वो देवयानी है। देखिए सूफी कवि और उनकी रचनाएं जान लेते हैं। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह हैं। और देखिए मृगावती कुतुबन की रचना है। लखमेन सेन पद्मावती कथा दामोदर की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। माधवानल काम कंदला गणपति की। माधवानल काम कंदला चौपाई ये कुशलाभ की है। इसके अलावा चित्रावली उस्मान कृत है और रस रतन की रचना पुहकर द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति बताइए। तो दोस्तों सूफी मत में जो साधक की 4 अवस्थाएं हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, वो भारतीय दर्शन में जो है भारतीय भक्ति मार्ग में आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध को दर्शाती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप व्याख्या देख सकते हैं कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था जैसे शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ, शरीयत का अर्थ साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत में साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत में साधक आरिफ बन जाता है और हकीकत में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मलकत जो है वो सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शरीकत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सही उत्तर सूफी साधना से जो है साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये आपका सही नहीं है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की, सही है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर नहीं है कि इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। कुछ हिंदू कवि भी थे जो कि सूफी कवि कहे जाते हैं।
इसमें आप देख सकते हैं दामोदर, इनकी रचना लखमेन सेन पद्मावती कथा, ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा, गणपत की रचना माधवानल कामंदक चौपाई और नारायण दास की रचना छिताई वार्ता है। तो कुल मिलाकर देखिए कि सूफी काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं कि जायसी प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों, सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों की रचना की, किंतु इनके द्वारा मुक्तक शैली पर कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर है आलो उजाला। देखिए दोस्तों, आलो उजाला ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित 57 खंडों का महाकाव्य है जो अवधी बोली में है। इस महाकाव्य का बंगला भाषा में अनुवाद आलो उजाला अलाउल जो हैं ये बंगला भाषा के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर है पद्मावत अवधी भाषा का सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आ रहा उपनाम था जिसका फारसी में अर्थ होता है अमीर या बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1492 के लगभग हुआ था और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं में अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा थे। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकार शैली तीनों ही दृष्टियों से अनूठा है और ये जायसी ही नहीं बल्कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ पद्मावत है। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधा क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों पद्मावत की विधा जो है ये प्रबंध काव्य है जो कि 57 खंडों में विभक्त है। कहरनामा किसकी रचना है आपको बताना है? तो उत्तर है दोस्तों कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों आखिरी कलाम। कयामत या प्रलय का वर्णन जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम नामक ग्रंथ में हुआ है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो आप जानते हैं पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के जो है प्रसिद्धि का आधार है। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगले प्रश्न पर आते हैं अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी अखरावट के रचयिता हैं। और अगला प्रश्न है जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये पद्मावत जो है वो जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखित जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है पद्मावत क्या है? तो दोस्तों पद्मावत जो है ये एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है जो कि पद्मावत के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से किया गया है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है, इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक नायिका और अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप इस तरह से है। पद्मावती को बुद्ध ये परमात्मा या परम सत्ता माना गया है, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक, रत्नसेन को मन, सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन को माया का प्रतीक, नागमती को संसार और हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आप जानते हैं ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आप जानते हैं पद्मावत दोस्तों ये अवधी भाषा का ग्रंथ है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। और आप जानते हैं कि पद्मावत कितने खंडों में विभक्त है? तो उत्तर आप याद कर लीजिएगा, पद्मावत कितने खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो सही उत्तर है दोस्तों, पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो सही उत्तर है राजा रतन सेन। और ये पंक्तियां कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तो इसमें देख सकते हैं कि राजा रतन सेन जो राजा है, तन चित्तौड़ और मन राजा कीन्हा। तो मन जो है रत्नसेन राजा का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? ये जानना जरूरी है। तो सही उत्तर है, पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता या बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो आप जानते हैं कि पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है वो हीरामन सुआ है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो सही उत्तर पद्मावत है। दोस्तों, पद्मावत से ये ज्ञात होता है कि राजा रतन सेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे अछड़ी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया और उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया और उसके रूप पर मोहित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो सही उत्तर है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। और राजा रतन सेन हीरामंद नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन को सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी थीं। तो नागमती जो है वो रतन सेन की पहली पत्नी थी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो सही उत्तर है पद्मावत। आप जानते हैं कि जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं और इस पुस्तक में ईश्वर, श्रेष्ठ जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार दिए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों पद्मावत को समासोक्ति कहा है और रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि पद्मावत का प्रेम लौकिक कथा और समासोक्ति है। और ये भी कहना ठीक है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्य है, न ही साहचर्य जन। शुक्ल जी को भक्ति के हृदय की प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग की उपासनापयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राज्य ही वाण्य विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, ये भी सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, सही है। और पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो पद्मावत की काव्य शैली है दोस्तों वो प्रौढ़ और गंभीर है। और पद्मावत जो है समासोक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है। ये 57 खंडों में विभक्त अवधि का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है और अन्य सभी कथन सही हैं, केवल ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो सही उत्तर है ये पद्मावत से ली गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत दोस्तों जब अलाउद्दीन की सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि फूल मरै पै मरे न बासु, ये प्रसिद्ध उक्त किस कवि की है?
तो सही उत्तर है फूल मरे पर मरे न बासु। यह पंक्ति जायसी की है। और देखिए दोस्तों, भक्तिकाल के सूफी प्रेमाख्यानक कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में ये पंक्तियां कही गई हैं। ये पद्मावत 57 खंडों का महाकाव्य है जो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्धि का आधार भी है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। ऑप्शन है आपके कबीर, सूरदास, तुलसी या जायसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जायसी ने। दोस्तों, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। जायसी भक्ति काल में निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सूफी काव्य यानी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।